नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका जीवन उपयोगी शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अयोगवा के बारे में। अयोगवा किसे कहते हैं, अयोगवा को किस प्रकार से लिखते हैं और अयोगवा को किस प्रकार से बोलते हैं, वह सब जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। अयोगवा क्या होता है? हिंदी में दो वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें आप अकेले नहीं बोल सकते। इन्हें सदा किसी स्वर के बाद ही बोला जाता है। ये दोनों ना तो पूरे स्वर है और ना ही पूरे व्यंजन है। इन्हें व्याकरण की भाषा में अयोगवा कहा जाता है। हिंदी में दो अयोगवा होते हैं। पहला है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। साथियों, सबसे पहले जानते हैं अनुस्वार के बारे में। साथियों, अनुस्वार को किसी भी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, नेपाली आदि भाषाओं में अनुस्वार ही कहा जाता है। देवनागरी अनुस्वार का अंतर्राष्ट्रीय नाम यही है। अनुस्वार ही कहते हैं सभी। अनुस्वार का किसी भाषा में कोई अलग नाम नहीं है, इंग्लिश में कोई अलग नाम नहीं है, अनुस्वार ही कहते हैं। अनुस्वार की जो पहचान होती है, यह एक बिंदी के रूप में होता है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदी जैसा होता है। आपको अनुस्वार के बारे में एक बात को ध्यान रखना है। अनुस्वार को आप अकेले नहीं बोल सकते। इसकी कोई अपनी स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है, इसकी कोई अपनी स्वतंत्र आवाज नहीं होती है, अन्य किसी वर्ण के जैसे। अनुस्वार को सदा किसी स्वर के बाद ही बोला जाता है। साथियों, मैंने आपको बताया है कि जो अनुस्वार होता है वह सदा किसी स्वर के बाद ही बोला जाता है। आइए जानते हैं कि ये कैसे किसी स्वर के बाद बोला जाता है। साथियों, सबसे पहले जानते हैं जो ये अनुस्वार वन है, ये बना कैसे है। ये जो अनुस्वार है, ए के ऊपर जो ये बिंदी लगी है, इसको कहते हैं अनुस्वार। यानी ए के ऊपर जो बिंदी लगी है, इसको कहते हैं अनुस्वार। यानी ए और ए के ऊपर जो बिंदी लगी है, इन दोनों को मिलाकर ही कहते हैं अनुस्वार। इन दोनों को मिलाकर बनता है अनुस्वार। ए और ए के ऊपर जो बिंदी लगी है, इन दोनों को मिलाकर जो वर्ण बनता है, उसको कहते हैं अनुस्वार। इसको जब हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं अंग। इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं अंग। अंग, अंगूर जैसे शब्दों को आपने सुना होगा, उसमें ये वर्ण है। अब आप इस वर्ण में ध्यान दो, अंग में कौन सा स्वर लगा है। अंग, अंग में स्वर जुड़ा है ए, और उसके ऊपर लगाई जाती है बिंदी। यानी ए के ऊपर बिंदी लगाने से यह वर्ण बना है। साथियों, अब जानते हैं कि अनुस्वार को किस प्रकार से बोलते हैं, अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं। ये जो अनुस्वार होता है, ये एक मात्रा भी होती है। इस बिंदी को ही मात्रा कहते हैं। ये जो अनुस्वार होता है, इसकी जो ध्वनि होती है, इसकी जो आवाज होती है, इसकी जो साउंड होती है, नाक से जो हवा निकलती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तब जो हवा निकलती है नाकों से, तो वही अनुस्वार की ध्वनि होती है, वही साउंड होता है, वही आवाज होती है अनुस्वार की। नाक से जो हवा निकलती है, जो उसकी ध्वनि होती है, जो उसकी साउंड होती है, जो उसकी आवाज होती है, वह मैं और न के जैसी हल्की सी आवाज होती है। मैं और न के जैसी हल्की सी आवाज होती है, साउंड होती है। यानी पहले ए बोलते हैं, उसके बाद, उसके तुरंत बाद, उसके साथ ही नाक से हवा निकालते हैं, न जैसी, हल्की न जैसी। नाक से जो हवा निकल रही है, हल्की सी न जैसी, समझो वो ही अनुस्वार की ध्वनि है। साथियों, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो अनुस्वार होता है उसकी नाक से कभी न जैसी आवाज निकलती है और कभी मैं जैसी आवाज निकलती है। ये कब हमारे मुंह से न और मैं जैसी ध्वनि निकलती है, इसको समझते हैं, इस बात को समझते हैं कब निकलती है न और मैं की ध्वनि हमारे मुंह से। जब साथियों अनुस्वार के बाद पै समूह के अक्षर आए, पै समूह के वर्ण आए। पै समूह के वर्ण है पै, फै, बै, भै, मै। जब अनुस्वार के बाद इन 5 वर्णों में से कोई भी वर्ण आए तो अनुस्वार की ध्वनि मैं जैसी हो जाती है। जैसे उदाहरण, संपत्ति। इसमें अनुस्वार के बाद जो वर्ण आया है वो आया है पै। इसी कारण से अनुस्वार की ध्वनि मैं जैसी हो गई। वैसा ही दूसरा उदाहरण है संबंध। इसमें अनुस्वार के बाद जो वर्ण आया है वो है बै।
जो बै वन है यह भी पै समूह का वन है, इसी कारण से इसकी ध्वनि मैं जैसी हो गई। तीसरा उदाहरण है संभाल। इसमें अनुस्वार के बाद जो वन आया है वह आया है भय, इसी कारण से अनुस्वार की ध्वनि मैं जैसी हो गई। तो साथियों ये तो हमने जाना कि अनुस्वार की ध्वनि मैं की कब हो जाती है, मैं की ध्वनि कब आती है। अब जानते हैं कि न की ध्वनि कब आती है। साथियों आपको इसके बारे में आपको एक बात को ध्यान रखना है। पै समूह के वन को छोड़कर, जोन से वन हमने अभी बोले हैं, इन वन को छोड़कर किसी भी वन के साथ यदि अनुस्वार का यूज होता है, उपयोग होता है, तो अनुस्वार की ध्वनि सदा न जैसी आएगी। अनुस्वार की न की ध्वनि कब आएगी? जब अनुस्वार के बाद कोई होंठ वाला अक्षर न हो, यानी पै फै बै भै मैं को छोड़कर अनुस्वार के बाद कोई भी वन हो तो तब न की ध्वनि आएगी। जैसे शब्द है संतोष, इसमें अनुस्वार के बाद तय आया है। जो तय अक्षर होता है वह पै वर्ग का अक्षर नहीं होता है, इसी कारण अनुस्वार की ध्वनि न जैसी सुनाई देती है। वैसे ही दूसरा शब्द है संतान, इसमें भी अनुस्वार के बाद तय आया है, इसी कारण अनुस्वार की ध्वनि आधे न जैसी सुनाई देती है। तीसरा शब्द है संकट, इसमें अनुस्वार के बाद कै आया है। जो कै अक्षर होता है वह पै वर्ग का अक्षर नहीं है, इसी कारण से अनुस्वार की ध्वनि आधे न जैसी सुनाई देती है। इससे अगला शब्द है संसार, इसमें अनुस्वार के बाद स आया है। जो स अक्षर होता है वह पै वर्ग का अक्षर नहीं है, इसी कारण से अनुस्वार की ध्वनि आधे न जैसी सुनाई देती है। तो साथियों आपको ऐसे ही एक बात का ध्यान रखना है, यदि अनुस्वार के बाद पै वर्ग का अक्षर ना आए, पै फै बै भै मैं, इनमें से कोई अक्षर ना आए तो अनुस्वार की ध्वनि आधे न जैसी सुनाई देती है। साथियों अब जानते हैं विसर्ग के बारे में। साथियों विसर्ग की पहचान है, जो ये दो बिंदी होती है ऊपर नीचे, इसी को ही विसर्ग कहते हैं। ये विसर्ग है क्या? विसर्ग हिंदी व्याकरण का एक अयोगवाह है। ये न तो पूरा व्यंजन है और न ही पूरा स्वर है। अब साथियों जानते हैं कि विसर्ग को बोलते किस प्रकार से हैं। साथियों सबसे पहले यह समझो कि वास्तव में विसर्ग है क्या। विसर्ग होती है हवा, जो हमारे मुंह के गले से निकलती है, जो हमारे गले के मुंह से निकलती है। हमारे गले से जो हवा निकलती है वह आधे है जैसी सुनाई देती है। यह है जैसी हवा सदा किसी स्वर के बाद ही निकलती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यह है जैसी हवा सदा किसी स्वर के बाद ही निकलती है हमारे मुंह से। जैसे आप गले से हवा निकालें, जैसे तो ये जो हमारे गले से हमारे मुंह से हवा निकल रही है यही विसर्ग है। अब इसी हवा को हमको किसी स्वर के बाद निकालनी होती है। जैसे ये विसर्ग का अक्षर है, ये अक्षर बना कैसे है? इसमें सबसे पहले ए अक्षर है और इसके बाद इसके पीछे दो बिंदी लगाई गई है। ये जो दो बिंदी होती है इनकी कोई अपनी स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है। यह केवल संकेत होता है कि मुंह से हवा निकालनी है, मुंह से गले से हल्की थोड़ी सी हवा निकालनी है। जैसे हम इस विसर्ग को बोलेंगे तो सबसे पहले हम बोलेंगे ए, इसके बाद मुंह से थोड़ी हल्की सी हवा निकालेंगे है जैसी एह 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 एह। वैसे ही साथियों दूसरा अक्षर के बाद हमने बिंदी लगाई है। पहला जो अक्षर है वो आ है, जो एक स्वर है, और इसके बाद हमने विसर्ग की बिंदी लगाई है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे स्वर को आ, इसके बाद हम गले से मुंह से हल्की हवा निकालेंगे है जैसी आ आ। अब वैसे ही हमने ई के बाद विसर्ग को लगाया है, बड़ी ई के बाद हमने विसर्ग को लगाया है। इसको हम ऐसे बोलेंगे, पहले तो हम ई को बोलेंगे, इसके बाद मुंह से हल्की है जैसी हवा निकालेंगे, आधे है जैसी हल्की हवा निकालेंगे, जैसे ई ई। अब साथियों विसर्ग का उदाहरण कुछ शब्दों के साथ देखते हैं। जैसे पहला शब्द है अतः, इसमें तय के बाद विसर्ग लगा हुआ है। अब जैसे आपको पता ही है कोई भी व्यंजन होता है, अकेला होता है, उसमें पहले से ही
ए स्वर जुड़ा होता है, तो जो इसकी ध्वनि होगी, जो उसका साउंड होगा, जो इसकी आवाज होगी, वह अह जैसी होगी, क्योंकि पहले ए बोलेगा, इसके बाद मुंह से हल्की है जैसी हवा निकलेगी अपने आप। अतः अब साथियों दूसरा शब्द है दुख। द में छुटाव की मात्रा लगी है, जो एक स्वर होता है। इसी के बाद विसर्ग लगा है। अब तीसरा शब्द है निःशुल्क। न में छोटी ई की मात्रा लगी है, जो एक स्वर होती है। इस नी के बाद विसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि नी के बाद मुंह से हल्की है जैसी हवा निकालनी है। तो साथियों ये तो आपने जाना कि विसर्ग को किस प्रकार से बोलते हैं। जो विसर्ग को हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं दो बिंदी के जैसे। विसर्ग की जो ध्वनि होती है, विसर्ग की जो हमारे मुंह से हवा निकलती है, वह हवा हमारे कंठ से निकलती है, गले से निकलती है। अब साथियों हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे जो किसी भी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, जिनको पूछना भी चाहिए। पहला प्रश्न है अयोगवा किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में वे वर्ण चिन्ह जिन्हें अकेले नहीं बोला जा सकता, जो सदा किसी स्वर के बाद आते हैं और जो न तो पूरे स्वर होते हैं और न ही पूरे व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हिंदी व्याकरण में कितने अयोगवा होते हैं? उत्तर है हिंदी व्याकरण में 2 अयोगवा होते हैं। तीसरा प्रश्न है अयोगवा के नाम लिखिए। पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। चौथा प्रश्न है अयोगवा को अयोगवा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि अयोगवा को अपने आप उच्चारित नहीं कर सकते। क्योंकि अयोगवा अपने आप उच्चारित नहीं हो सकते, इनकी कोई अपनी स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती। अयोगवा सदा किसी स्वर के सहारे ही बोले जाते हैं, किसी स्वर के साथ ही बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है अनुस्वार क्या है? अनुस्वार वह चिन्ह है जो किसी स्वर के ऊपर बिंदी के रूप में लगता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। किसी स्वर के बाद नाक से जो हल्की हवा निकलती है, उसे ही अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार की अपनी कोई स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है। छठा प्रश्न है अनुस्वार की पहचान किस प्रकार से करें? जहां अक्षर के ऊपर बिंदी हो और बोलते समय उच्चारण में नाक की हवा का अनुभव हो, नाक से हल्की हवा निकले, वह अनुस्वार होता है। अब सातवां प्रश्न है अनुस्वार को अकेले क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसकी कोई अपनी ध्वनि नहीं होती। यह स्वयं कोई ध्वनि नहीं बनाता है। यह केवल स्वर के बाद नासिकीय ध्वनि देता है। नासिकीय यानी जो नाक से हल्की हवा निकलती है, उसी को ही नासिकीय कहते हैं। अब आठवां प्रश्न है अनुस्वार की ध्वनि मैं जैसी कब बनती है? अनुस्वार की ध्वनि मैं जैसी कब होती है? जब अनुस्वार के बाद प वर्ग का अक्षर आए। प, फ, ब, भ, म, इन पांचों में से अनुस्वार के बाद कोई भी अक्षर आए, तब अनुस्वार की ध्वनि मैं जैसी सुनाई देती है। अब नौवां प्रश्न है अनुस्वार की ध्वनि न जैसी कब होती है? जब अनुस्वार के बाद प वर्ग का अक्षर न आए। प, फ, ब, भ, म, इन पांचों में से कोई भी अक्षर न आए अनुस्वार के बाद, तब अनुस्वार की ध्वनि आधे न जैसी सुनाई देती है। अब 10वां प्रश्न है क्या अनुस्वार और आधा न एक जैसे हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। अनुस्वार और आधा न ये एक जैसे नहीं है। जो अनुस्वार होता है वह केवल नाक से निकलने वाली हवा होती है। विसर्ग क्या है? विसर्ग वह चिन्ह है जो स्वर के बाद लगाया जाता है, जो गले से निकलने वाली हवा का संकेत देता है, जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है। विसर्ग की ध्वनि सुनाई में कैसी होती है? विसर्ग की ध्वनि कैसी होती है? विसर्ग की ध्वनि गले से निकलने वाली हवा होती है, मुंह से निकलने वाली हवा होती है। यह जो गले से हवा निकलती है, यह है जैसी सुनाई देती है, पर वास्तव में वह है नहीं होती है। विसर्ग के उदाहरण लिखिए। जिन शब्दों में विसर्ग का उपयोग किया गया है वह शब्द लिखिए। दुख, अतः, प्रत्यय, अंतः, निःशुल्क। अनुस्वार और विसर्ग में अंतर बताइए। जो अनुस्वार होता है उसकी जो हवा होती है उसकी हवा नाक से निकलती है, और जो विसर्ग होता है उसकी हवा गले से निकलती है।
कंठ से निकलती है। दोनों को ही अयोगवाक कहते हैं और दोनों ही किसी स्वर के बाद आते हैं, किसी स्वर के बाद लगाए जाते हैं। अयोगवाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी अयोगवाक को किसी भी भाषा में क्या कहते हैं। अयोगवाक को किसी भी भाषा में अयोगवाक ही कहते हैं, चाहे वह कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, नेपाली, पंजाबी आदि। अनुस्वार को अनुस्वार, विसर्ग को विसर्ग और अयोगवाक को अयोगवाक ही कहते हैं सभी भाषाओं में। यह तीनों नाम इनके अंतर्राष्ट्रीय नाम हैं। क्या अनुस्वार मात्रा है? हाँ, अनुस्वार को हिंदी में स्वर मात्राओं के साथ गिना जाता है, स्वर मात्राओं के अंतर्गत गिना जाता है। तो साथियों, ये थे कुछ प्रश्न जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।